पोजीशन है। व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। फवाद चौधरी साहब ने बता दिया कि क्या दिन थे। आज से पहले तक जो है मुफ्ती मुनीब रहमान बताया करते थे कि चांद कब पैदा हुआ, कितने साल का हुआ, कितने महीने का हुआ, और अब आप ईद रखे नहीं। लेकिन हमारे वज़ीर इतने मेरे तो खैर फेवरेट है फवाद भाई जो है, तो मेरा बायस भी उनके लिए। और जिस मिनिस्ट्री में जाते हैं कमाल करते हैं। अब वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी डेड मुर्दा थी, उनके आते साथ ही जो है वो उसमें जान पड़ गई। तो आज उनका मैं बयान पढ़ा था, उन्होंने बता दिया है कि चांद की पैदाइश हो चुकी है आज, लेकिन क्योंकि वो मगरिब और इशा के दरमियान कुछ हुई है, किस तरह का बता रहे थे, तो आज देखा नहीं जाएगा। तो बुध को ईद मुझे नज़र आ रही है ऑफिशियली भी और वैसे भी। लेकिन फवाद साहब छा गए। फवाद साहब वैसे ही बड़े छा गए। उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी उन पर आऊँगा मैं बाद में। दो दिल खराश खबरें, उनसे स्टार्ट करूँ। पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़, एक साहिवाल की और एक सिंध की। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का AC ख़राब, 8 नौमालूद बच्चे जहाँ बहक हो गए। तो वज़ीर पंजाब वैसे तो विज़िट्स करते फिर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के स्टाइल में, लेकिन जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को हम हदफ तनकीद बनाया करते थे कि उन्होंने मेट्रोज़ पे पैसे उजाड़ दिए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, उन्होंने स्कूल्स नहीं बनाए, उन्होंने हेल्थ पे नहीं, सरकारी अस्पतालों के अंदर एक बेड पे 4-4 बंदे लेटे होते थे शहबाज शरीफ साहब के दौर में। ये भी एक शर्मनाक खबर है पंजाब गवर्नमेंट के लिए कि AC ख़राब होने की वजह से 8 नौमालूद बच्चे जो सिर्फ पैदा हुए होते उनकी डेथ हो गई। इसी तरह मेरे सामने लाड़काना की भी अलार्मिंग सिचुएशन पड़ी हुई है, अगर मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और वो कुछ इस तरह की है कि लाड़काना में 147 HIV मुतासरा बच्चे इलाज से महरूम हैं। 147 मुतासरा बच्चे इलाज से महरूम हैं, जबकि 21 हेपेटाइटिस C का भी शिकार हैं। लाड़काना एक छोटी जगह है, छोटा शहर है ऑब्वियसली। उसके बावजूद हमने पिछले 1-2 महीने में देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह कवर किया, जिस तरह HIV वायरस का पता नहीं चल सका, और जब पता चला है तो इतना वो एक एपिडेमिक सा बन गया है। और उनमें जो लोग निकल रहे हैं सैकड़ों की तादाद में HIV, उसमें 55% से ऊपर लोग बच्चे हैं। तो पता नहीं सिंध गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, इसमें भी ज़रूर सवाल कर लेंगे। लेकिन जो सबसे हाईलाइटिंग न्यूज़ रही वो रही कि तहरीक इंसाफ के दौर में हमने ये सोचा था कि नेपोटिज्म नहीं होगा, हमने सोचा था मेरिट पे फैसले होंगे, लेकिन यहाँ पे जीन्स जेनेटिक्स ने मेरिट को टेक ओवर कर लिया है। ये इतनी हैरानकुन और अफसोसनाक खबर है कि वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल ने अपनी बहन के लिए सिफारिश का ख़त लिखा। नेक्टा जैसा इदारा जो एंटी टेररिज्म फोर्स है उसके अंदर, जहाँ पे FATF आप ऑलरेडी आपको जो है बड़ी गहरी निगाह से देख रहा है, वहाँ पे आप एक ऐसे शख्स को लगाया जिनकी क्वालिफिकेशन पे भी सवाल बहुत ज़्यादा है। और वज़ीर मुमलिकत ने अपनी बहन के हक़ में ख़त लिखा। जो प्राइम मिनिस्टर को मीडिया से पता चला तो प्राइम मिनिस्टर ने ये तो किया कि उनसे कहा जी आप लेटर वापस ले लें, लेकिन ना उनकी बहन की जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हुई, वो अपॉइंटमेंट उनकी हो चुकी है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर है। और ना उन्होंने जवाब तलबी की ज़रताज गुल साहिबा से कि आपकी ज़रूरत कैसे हुई, आप अपनी पोस्ट को आपने एक्सप्लॉइट किया। अगर ये नून लीग की गवर्नमेंट होती तो इमरान साहब तक इस्तीफ़े का मुतालबा कर चुके थे ज़रताज गुल साहिबा से, लेकिन क्योंकि ये उनकी अपनी पार्टी की मेंबर हैं उन्होंने नहीं किया। तो इंसाफ के पैमाने दो हो नहीं सकते, और तहरीक इंसाफ तो खड़ी इंसाफ के ऊपर है। तो ये किस तरह का इंसाफ है, इस पर ज़रूर बात कर लेंगे। हमारे आज के पैनल्स बड़े अहम हैं। हमारे अख्तर खान साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परविशा खान साहिबा डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, राना मोहम्मद अफजल खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। हुमायूं साहब, ये कंडेमेबल है ज़रताज गुल का वाक़या? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ने तो फौरी इस पर एक्शन लिया है। अब बड़ी अच्छी वर्कर हैं ज़रताज गुल साहिबा, और जनरल इलेक्शन जीत के आई हैं डेरा गाजी खान से गालिबन। और देखिए, ये हमारे बहुत से साथी जो हैं इनकी फ़र्स्ट टाइम एंट्री है, और हो सकता है कि उनको एग्जैक्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ना पता चले हों, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पार्टी के हेड ने कितना स्विफ्टली एक्ट किया है। और आपने देखा था कि जब पूरे पंजाब असेंबली ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली थी, उस पर भी बड़ा स्विफ्ट एक्शन दिखाया था, हमने उनकी तवज्जो दिलाई मीडिया ने, प्राइम मिनिस्टर ने। और ये भी लेटर विड्रॉ हो गया, और आई एम श्योर के वो पॉइंट हो गई हैं जी उस लेटर की बेस पे। नहीं है, अगर लेटर विड्रॉ हुआ तो फिर विड्रॉ करने का क्या फ़ायदा जी? सर वो तो अपॉइंटमेंट हो चुकी ना उनकी। नहीं तो लेटर विड्रॉ करने का फिर क्या फ़ायदा? वो तो एक मौकरी हुकूमत की बन गई थी कि लेटर भी चला गया। मेरे ख्याल ऑब्वियसली इसमें आपको लगता है ज़रताज गुल साहिबा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए ये प्राइम मिनिस्टर पे मुनहसर है, और आई थिंक पहला उनको ऑलरेडी एक किस्म का वार्निंग तो मिल गया है ना जी, उन्होंने लेटर विड्रॉ किया है। आप जिस पॉलिटिकल क्लास ताल्लुक़ रखते हैं ना, एक एजुकेटेड क्लास है, और आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि जितनी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं उनमें पार्टी के ओहदे इसलिए अलग रखे जाते हैं
ताकि जब वो पार्टी जीत के आए तो उसका प्राइम मिनिस्टर अगर चेयरमैन है तो फिर तो उसको कोई जवाब दे नहीं कर सकेगा। हमारे यहाँ पे जिस तरह पीपल्स पार्टी का ये हाल है वही आप लोगों की पार्टी का हाल है कि चेयरमैन इमरान खान है। आज अगर पार्टी आपकी स्ट्रांग होती तो ये सवाल तो आपको करना चाहिए हेल्प प्लेटफॉर्म से कि ऐसा हुआ कि, और प्राइम मिनिस्टर को इस पर एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए दरताज गुल से, बजाय इसके कि हम ये कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर कर लेंगे एक्शन। उन्होंने तो एक्शन कोई नहीं लिया उनके खिलाफ, उन्होंने तो एक रिक्वेस्ट कीजिए आप लेटर वापस ले लें। देखिए ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने या उनके किसी स्टाफ ने गुफ्तगू की होगी, हक़ाइक़ मालूम किए होंगे, जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर ने ये लेटर विड्रॉ कराया है। एंड आई एम श्योर कि अगर लेटर विड्रॉ हुआ है तो इसमें फर्दर एक्शन भी होगा। मुझे यकीन है इस बात का कि दरताज गुल साहिबा और हमारी पार्टी के बाकी तमाम मेंबरान और कैबिनेट मेंबर्स आइंदा से इस पर ख्याल रखें, मोहतात रहेंगे। परवेज़ साहिबा चलिए लेटर विड्रॉ हो गया, फिर शिकवा क्या रह गया आपका? नहीं, हमें तो देखिए कोई शिकवा नहीं है, इसलिए कि हमने कभी इस किस्म के ना दावे किए थे रियासत मदीना के, ना इस किस्म की बड़ी बड़ी बातें की थी, मेरिट, ये सारी बातें इमरान खान साहब ने की थी। और ये वो लोग हैं जो रोज़ हमें भाषण देते हैं टीवी पे बैठ के, जिनके हवाले से ये स्टोरी आ रही है। अब इनको तो अब रहने दें, ये तो जो भी होगा देखा जाएगा। इनके अलावा नईमुल हक साहब हैं, उनके भाई को लगाया गया। फिर अब नुमान लंगड़ियाल हैं, आई थिंक नेफ्यू को उनके लगाया गया, उनके बहनोई को, उनको जिनका नाम नवीद अहमद भिंडर है, उन्हें पंजाब के नेफ्यू को लगाया गया। और दूसरा आप बता रही हैं मुझे, पंजाब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग अथॉरिटी का चेयरमैन बनवा दिया गया। अब ये वो तमाम बातें हैं जो कि इमरान खान साहब हमें पिछले मेरे ख्याल में अब कितने साल हो गए, तकरीबन 10 साल अपोजिशन के जो उन्होंने काटे, वो हमें ये रोज़ाना ये वाक़यात से रोशनास कराते थे और बताते थे कि मेरिट का कत्ल किस तरीके से इस मुल्क में जारी है। और क्या अब ये हो नहीं सकता कि ये वो लोग जो इनके साथ थे उस वक़्त और जो इनके आसपास खड़े होते थे और जो बढ़ चढ़ के बातें बताते थे, आज वो इस मामले में अगर इतने नाफहम है, उनको नहीं अकल है, तो फिर वो मिनिस्टीरियल पोस्ट पर क्या करें? ये बताइए कि जिन लोगों को ये समझ ही नहीं है कि इस तरीके से लेटर्स देख के आप डिक्टेट नहीं कर सकते, देयर इज अ प्रोसेस। प्राइम मिनिस्टर एक्शन तो लिया, लेटर मंगवा तो लिया वापस। एक्शन लेने से क्या होता है जी, वो अपॉइंटमेंट उनकी लेकिन हो गई है, अपॉइंटमेंट हो गई है तो बस हो गई है। लेकिन बात ये है कि जरासीम अपॉइंटमेंट का स्टेटस क्या है? सर हो गई है, अपॉइंटमेंट हो गई है। देखिए, लेकिन ये जरासीम तो वहाँ भी मौजूद है ना। तो वो तमाम भाषण जो हमारा सर खाया 10 साल उन्होंने, जो लोगों की उन्होंने इज्जत की धज्जियाँ बिखेरी खड़े होकर कंटेनर पर, हर चीज़ पर। आज चलिए इसको भी छोड़ दें आप, ये भी मैं समझती हूँ पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से इन्होंने मेरिट को साइड पे कर दिया। ये बताइए कि बाकी मामलात का क्या? अभी जो पेट्रोल बढ़ा है उस पर क्या? हालांकि आलमी कीमतें कम हुई हैं, आलमी कीमतें कम हुई हैं, लोग बैठ के दिसंबर के बाद बढ़ी हैं जी। सर अब तो कम हो गई हैं। नहीं सर, दिसंबर से लेके अब ये बताइए कि दिसंबर से लेके अभी तक बढ़ी हैं और 70 रुपए ऊपर ये टैक्स लेते हैं। तो आज हमें आप चाहे वो अब आप कहें कि वो डॉलर को आर्टिफिशियल तरीके से आपने रखा हुआ था, इन्होंने ये टैक्स नया इम्पोज हुआ है जी। कौन सा वाला? पेट्रोल पे जो लेवी है और सेल्स टैक्स है, ये दुनिया के हर मुल्क में है और पाकिस्तान में जब से मुझे याद है ये टैक्स है। ये आपकी हुकूमत में भी था, ये नून की हुकूमत में भी था, करते थे ना। जो हमें याद है वो ये कि लेकिन मैं सिर्फ हमेशा को बता दूं कि अमेरिकन खाम तेल जो $6.20 कम हुआ है, जबकि बरतानवी खाम तेल $8 कम हुआ है। आलमी से कम हुआ है सर, ये रिसेंटली कम हुआ है ना, हफ्ते की कल की बात है। आप ये हमारी सेकंड एडजस्टमेंट है जी 10 महीने की, तो हम हफ्ते की बात तो नहीं कर सकते। आप ये देखें कि पेट्रोल जो है 4 दिन पहले बढ़ा है सर। कामरान पेट्रोल अगस्त में 80 कुछ पे था, उसके बाद नीचे आया 50 पे, ओके, और दिसंबर के बाद वो तकरीबन 69 तक गया है। देखिए ये ओके, तो उस बुनियाद पे कीमत बढ़ती है जी। और मैं एक देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने इस एडजस्टमेंट को आधा कराया है। उन्होंने इस पे सेल्स टैक्स कम कराया है, ओके, इन्होंने लेवी जो है वो कम कराई है और उसके बाद ये हाफ इंक्रीज कराया है। अभी हाफ है हाफ है। दी पेमरा रिकमेंडेशन वाज डबल। वो तो पागल हुए, पता नहीं उनको अवाम का पता नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो अवाम के है ना। मेरा सवाल यही है कि या तो ये कोई नया टैक्स हमने इजाद कर लिया जो कि पहली दफा इम्पोज हो गया। नहीं सर, नया टैक्स की बात नहीं है, हमारी बात है कि रेट बहुत बढ़ गया है, लोग किस तरह ईद गुजारेंगे। जो PMLN के ज़माने में सबसे सस्ता तरीन ज़माना था जिस पे ऑयल प्राइसेस बहुत नीचे गई थी, 24-25 तक चली गई थी, लेकिन 114 रुपए लीटर तक तेल की कीमत थी। ये सारी दुनिया में इस जरिए से रेवेन्यू कमाया जाता है सारी दुनिया में। अब मैं आपको एक फैक्ट बयान करूं, आपको मालूम है कि सब कॉन्टिनेंट में इस वक्त
पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस सबसे कम है। अगर हम इस वक्त इंडिया के लेवल पे जाएं तो हमें 600 बिलियन रुपया रेवेन्यू में मिल जाएगा। 600 बिलियन रुपया रेवेन्यू में मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं भाई साहब कि जब इन्होंने प्राइस बढ़ाई थी ना उस वक्त आलमी कीमतें $145 पर बैरल थी, इस वक्त आपकी $64 पर बैरल। कामरान, आप ज़ाहिर करो समझते हैं कि मैं सवाल पुट कर रहा हूं आपको। आपके रिसर्च से बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये ओवर ए पीरियड मैंने आपको जो फैक्ट बयान किए हैं कि अगस्त में 80 रुपए से फिर 50 तक आया और अब 69 तक गया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना से पूछ लेते हैं। जी कामरान साहब, बात सिर्फ ये है कि चाहे वो खुद क्या कहते रहे हैं इमरान खान साहब, आप वो क्लिप्स चलाइए कि वो क्या कहते रहे हैं कि कितने रुपए होना चाहिए और इस पर कितना टैक्स, आज हमें वो ही। लेकिन अब IMF की तो कुछ शराइत है ना, आपने टैक्स भी तो पूरे करके देने हैं उनको। फिर अगर IMF को दे दिया है मुल्क तो फिर सबने किया है, आपने भी किया, नून लीग ने भी किया। शराइत लेना, हम तो ऐसी बात नहीं करते थे, हम तो हकायक के मनाफी बातें नहीं करते थे, चूंकि ये करते थे और इसी बेसिस पर इन्होंने वोट लिए, लिहाजा तो आप कह रहे हैं डिच किया अवाम को। ठीक है, अवाम को डिच किया। इन पे 62-63 नहीं लगनी चाहिए। राइट, राना साहब साबिक वजीर खजाना रहे, वजीर ममलकत बराए खजाना रहे। राना साहब पहले तो पेट्रोल पे बता दें कि हुमायूं अख्तर साहब जो इकोनॉमिक टर्म्स में बात कर रहे हैं कि वो अभी तो कल वो कीमतें कम होगी, इतनी जल्दी तो इफेक्ट आ नहीं सकता, और ये टैक्सेस तो आपकी गवर्नमेंट ने भी लगाए, लेवी टैक्स, सेल्स टैक्स, तो क्या फर्क है, प्रॉब्लम क्या है राना साहब? देखिए, मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि जब जो बात आज हुमायूं अख्तर साहब कर रहे हैं मैं भी किया करता था, और मैं ये कहता था हमारा इंडिया से सस्ता है, हमारा बांग्लादेश से सस्ता है हमारा, और ये हमें माफ़ी नहीं देते थे, ये चिल्लाया करते थे कंटेनर के ऊपर खड़े होके कि पाकिस्तान की आवाम के साथ आप इन जैसे ना बने। मैं ये मुकाफात है कि आज वो वक्त इनके ऊपर आ गया, और ये हम तो जुल्म जो कर रहे थे ये उनसे दुगना जुल्म कर रहे हैं। कैसे? उस वक्त जो $80-90 का बैरल था उसकी ये कीमत भी नहीं थी, अब ये $60-64 का बैरल है। और देखें, सबसे कामरान भाई एक बात करना चाहूँगा जी कि इन्होंने सबसे बड़ा जो जुल्म किया है, जो ये कर्जे लेने पड़े हैं, 1000 अरब रुपया बल्कि इससे ज़्यादा इन्होंने हुकूमत के खर्चे बढ़ा दिए। 500 अरब रुपया इन्होंने टैक्स कम इकट्ठा किया है। ये जो 1500 अरब रुपया पाकिस्तानी रुपया कम हुआ है, ये $10 अरब है। जो $10 अरब इन्होंने घर से इकट्ठा नहीं किया, उसके लिए दुनिया के आगे ये लेट गए हैं। अब कितना ये अमेरिका से अपना कितना सऊदी अरब से लाए हैं, कितना UAE से लाए हैं, कितनी भीख इन्होंने कैसे घीसियाँ काटी हैं IMF के सामने। वो $10 अरब अगर ये घर में मेहनत करते और अपने खर्चे कम करते और टैक्स पूरा इकट्ठा कर लेते तो ये $10 अरब रुपया पाकिस्तान के। लेकिन राणा साहब, प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़ी सादगी की ड्राइव अपनाई है, तो $10 अरब ये खर्चे कहाँ से हो गए? 1000, एक मिनट में आपके पास, आप भी रिस्पॉन्ड करेंगे। 1000 अरब आप जो कह रहे हैं हुकूमत के खर्चे, खत्म होने दें। जी जी जी, ये खर्चे कहाँ बढ़ गए राणा साहब? हुकूमत ने तो प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ दिया, प्राइम कम किए, बढ़ा दिए आप कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी बन। अच्छा, वो मैं पूछता हूँ इनसे कि उसके बाद दूसरी बात यह है कि $10 अरब साल का हम चोरी कर रहे थे, वो $10 अरब आजकल ये चोरी कर रहे हैं। तो $10 अरब वो और $10 अरब ये $20 अरब का ये कौम को टीका लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसका ये हिसाब दे मुझे हुमायूं साहब के। जी साहब, हुमायूं साहब और दूसरी बात मैं पूछ ही देता हूँ जो मैं नहीं पूछना चाह रहा था। पूछ ले, चले पूछ ले, पूरी जी पूछ ले राणा साहब, इकट्ठे फिर हुमायूं साहब जवाब देंगे। जी मुझे बताएं हुमायूं साहब कि कोई शख्स कितने झूठ बोले तो आप उसको फ्रॉडिया कहेंगे? अच्छा जी, बताएं जी। नहीं, इमरान साहब की बात कर रहे हैं। झूठ पे बात, देखें, झूठ बोलना एक चीज़ होती है, और आप अगर एक जिस वक्त ये बात की गई उस वक्त क्या हालात थे और आजकल क्या हालात हैं, और उसमें अगर आपकी बात कुछ हद तक सच साबित नहीं हुई तो वो एक अलग बात है, उसको आप झूठ नहीं कहेंगे। झूठ जो है वो डिलिबरेटली बोला जाता है, और मेरा नहीं ख्याल कि आप भी ये समझते हैं कि PTI की क़यादत जो है वो डिलिबरेटली झूठ बोल रही थी। दूसरा बात यह है, सिविल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राणा साहब, सिविल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, सिविल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इससे पिछले फिस्कल में 323 बिलियन था, और अभी तक जो 10 महीने गुजरे हैं इसमें हमारा सिविल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपके उस पीरियड से कुछ कम रहा है, ज़्यादा हरगिज़ नहीं हुआ। किस तरह गए? लेकिन एक्सपेंडिचर जो हमने कम किया है वेरी डेफिनेटली पावर सेक्टर में देखिए, आपने पावर जनरेशन की, अच्छी बात है। मसला यह है कि आपने फ्यूल मिक्स चेंज नहीं किया और आप महंगी पावर
बहुत ज़्यादा बना के हमारे पास छोड़ गए हैं। आपने डिस्कोर्स की 26% चोरी ठीक नहीं की, तो सर्कुलर डेट जो है वो पहले से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि आपने जनरेशन बहुत कर दी है जो कि अभी भी महंगी है, जो आपका कंज्यूमर खरीदने को तैयार नहीं। इसका एक्शन सबसे पहले हमारी हुकूमत ने लिया है, जिसमें अब रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। और हमने आपको बताया है कि हम 2021 तक कम से कम जो सर्कुलर डेट है उसको ज़ीरो कर देंगे। तो हम एक कदम उठा रहे हैं इस वक्त। आप हमें जी हाँ, दूसरा आपने कहा शॉर्टेज ऑफ कलेक्शन। शॉर्टेज ऑफ कलेक्शन, देखिए शॉर्टेज ऑफ कलेक्शन जब जो हालात, और मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता कि हमें किस तरह के हालात मिले, IMF ने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा हमें किस तरह के हालात मिले, वो पिछले 10 सालों में जो हुआ उसके नतीजे में हमें वो हालात मिले, जिसके नतीजे में जब रुपया तेज़ी से गिरता है, क्योंकि आपने एडजस्ट नहीं किया होता इन्फ्लेशन के मुताबिक, आप 5 साल एडजस्ट ना करें तो वो फ्री फॉल में आता है। उसके नतीजे में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, उसके नतीजे में महंगाई आती है, उसके नतीजे में इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस नीचे होता है। इस वक्त लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो नेगेटिव ग्रोथ में, इन वजूहात की बिना पे, जब लार्ज स्केल नेगेटिव पे होगी तो आपका ख्याल है कि हम रेवेन्यू टारगेट मीट करेंगे जो आप हमें छोड़ गए? इमरान साहब ने तो कहा था कि मेरी इतनी क्रेडिबल गवर्नमेंट होगी कि आते साथ ही लोग लाइन लगा के टैक्स दिया करेंगे, फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा फॉरेन जो है ओवरसीज में, वो सब कुछ तो नहीं हुआ। अब देखिए डैम फंड में पैसा नहीं मिला, आप देखेंगे, आप डैम फंड में उसको रहने दें, आप देखेंगे कि अभी जब नहीं डैम फंड में और भी बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए थे। मैं ओवरसीज का अलग बनाया, मैं वो अलग, उसमें मैं क्या बात करूं, वो नाराज हो जाएंगे जो और सारे लोग इन्वॉल्व हो गए डैम फंड में। तो दूसरी बात है कि अभी आप देखेंगे कि हमारा, देखें हमने IMF प्रोग्राम किया, हमारा नया बजट आएगा, आप उसमें देखेंगे कि हम किस तरह के इकदाम लाते हैं, हमारी फ्यूचर के बारे में टैक्स लगेंगे मजीद। अब जितने लग चुके उससे ज्यादा लगने बजट में। बजट का मतलब रिलीफ तो नहीं है आपकी गवर्नमेंट के नजदीक, ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई साहब। नहीं देखिए आपको मुझे शायद उतना फर्क नहीं पड़ता। बहुत मुश्किल हालात में मैं समझता हूँ कि हम ऐसा बजट लाएंगे जिससे बिजनेस कॉन्फिडेंस बहाल होगा, जिससे गरीब आदमी को ना सिर्फ कि ये पिंच महसूस होगा कि बल्कि आई थिंक गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगी। चलो जी देख लेते हैं ये भी। शाहिद लतीफ़ साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक एक ख़ास बैकग्राउंड से है, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछूंगा आपसे। मैं पर्सनली समझता हूं कि फ़ौज के ऊपर आप उनकी सियासत में मुदाखलत पे हज़ार बार हम तनकीद कर सकते हैं, हम बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी शफाफ है वो है मेरिट जिसको स्टैब्लिश किया जाता है। मैं ये एक्सपेक्ट कभी नहीं करता कि आर्मी चीफ या इवन कोर कमांडर्स जो हैं वो मेरिट को तय करके लोगों की अपॉइंटमेंट्स करेंगे। इसलिए पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस दुनिया में सुपर्ब है, ISI, पाकिस्तान की मिलिट्री, क्योंकि मेरिट में फैसले होते हैं। अब आप जैसा बंदा जिसका बैकग्राउंड ताल्लुक इतने ट्रांसपेरेंट और मेरिट ओरिएंटेड डिपार्टमेंट से है, आप कंडेम करेंगे कि जुर्रत किस तरह हुई एक मिनिस्टर की, जो इमरान खान साहब तो मैंडेट इस पे लेके आए थे कि मेरिटक्रेसी होगी यहाँ पे, इस मुल्क के अंदर नेपोटिज्म नहीं होगा, उनकी जुर्रत किस तरह हुई कि उन्होंने लेटर लिखा और ओपन लेटर लिखा और अपनी ही सगी बहन को उस जगह पे इतने अहम एंटी टेररिज्म के इदारे में करा दिया, जबकि पूरी दुनिया की नज़र उस पर लगी हुई है कि पाकिस्तान कर क्या रहा है एंटी टेररिज्म के लिए। और ये जो मसूफा है, ये तो अभी PhD की डिग्री भी इनको नहीं मिली और उन्होंने एलिजिडली क्लेम किया कि ये PhD, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ PhD। और इसमें प्राइम मिनिस्टर ने कोई सख्त एक्सप्लेनेशन नहीं ली, इसमें तो बर्खास्त कर देना चाहिए था। अगर आप जिस बैकग्राउंड से हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू में बताएं ना कि मेरिट किस तरह एस्टैब्लिश होना चाहिए। शाहिद लतीफ़ साहब देखें, मैं ये समझता हूँ कि ख़ासकर जब पार्टी के लीडर ने ये बात कर रखी है कि अकरबा परवरी का सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये मैं समझता हूँ बहुत सारी और भी चीज़ें इस तरह हुई हैं जिस पर वो जिसको यू टर्न कहते हैं, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। मसलन अगर आप देखें कि वो जो IMF की इन्होंने बात की थी कि जनाब उससे बेहतर है ख़ुदकुशी कर लेंगे, वो कुछ ही देर बाद IMF के पास भी आप चले गए, फिर IMF की सारी शराइत भी आपने मान ली। उसके बाद आपने एमनेस्टी की बात की थी कि जी चोर और डाकू हैं उनके लिए एमनेस्टी होती है। आपकी एमनेस्टी स्कीम जो है वो चोरों डाकुओं के लिए नहीं है, वो मुल्क के लिए अच्छी है। मैं उन बातों का जिक्र कर रहा हूँ कि आपने जो बातें की और हाईएस्ट लेवल पे की, उस पर आपको यू टर्न लेना पड़ा और अपने लिए वो ठीक हैं, दूसरों के लिए गलत हैं। अब आप आ जाएं मेरिट पर। जब आपने कह दिया कि नया पाकिस्तान है, मेयार एक होगा, पैमाना एक होगा, जिसके मतलब है मेरिट। मेरिट से मुराद राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो इतनी जरूरत तो हो नहीं सकती किसी की और ना होनी चाहिए। मतलब ये हुआ
कि लेटर एंड स्पिरिट में अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते अपनी बातों को तो फिर सर मिनिस्टर को तो डिसमिस नहीं कर देना चाहिए। कोई वेस्टर्न डेमोक्रेसी होती है, इवन आर्मी में अगर सिस्टम में चलता है एहतसाब का, वो डिसमिस ना हो जाते इस तरह की तैनाती पे कि कोर कमांडर अपने भाई को लगा दे मेरिट को तय तय करके, जिस तरह सरताज गुल साहिबा ने लगाया। मुझे ये जवाब देना सर। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। नहीं जी, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। वहाँ तो चेक्स एंड बैलेंसेस इतने हैं कि किसी को कहीं लगवाने के लिए कोई एक बंदा या एक महकमा इन्वॉल्व नहीं होता। वहाँ पूरा सिस्टम है, मेरिट है, आपकी रिपोर्ट्स हैं, बोर्ड्स हैं जो बैठते हैं। किसी जगह पे भी आपको जब डिप्लॉय किया जाता है तो वो बोर्ड्स की डिसीजन हुआ करती है, वो सिंगल मैन और सिंगल इदारे की डिसीजन नहीं हुआ करती। लिहाजा पहली बात तो ये कि आपके सिस्टम्स में ये चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हैं, और जो बात आप करते हैं और अगर वाकई आप इसके ऊपर मिसाली सजाएं नहीं देंगे, और भी तो कुछ सवालिया निशान हैं, कुछ और भी लोग हैं जिनमें अकरबा परवरी की बातें हुई हैं कि इसी पार्टी के लोगों ने अपने जानने वालों को और अकरबा परवरी उन्होंने की है, रिश्तेदारों को लगवाया है। तो बहरहाल वो नाम लेना वज़ीर आला पंजाब से स्टार्ट कर दे, पहला तो काम उन्होंने शुरू किया था पुलिस में मुदाखलत का। जी बिल्कुल मुदाखलत हुई थी। फिर ये सारे मामला पाकपतन वाला मामला, तो शायद लतीफ़ साहब मुझे इसका भी जवाब दे दिया। अभी हुमायूं साहब बड़ी इंटेलेक्चुअल इकोनॉमिक डिबेट कर रहे हैं पलवशा साहिबा से और राना अफजल साहब से। ग्राउंड रियलिटी में ज़रा बताएं ना कि अब अवाम जो है इस ईद पे उनके क्या तासुरात होंगे, और क्या वो इस चीज़ को ब्लेम अब हम अभी भी हम करते रहेंगे कि नून लीग ही पैथेटिक थी, या अब इस पर भी सवाल उठ रहा है कि इमरान साहब की इकोनॉमिक डायरेक्शन ठीक नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझता अभी तक हमारी इकोनॉमिक डायरेक्शन ठीक हुई है, बिकॉज हम तो उस वक्त से कह रहे हैं कि भाई आपकी जो पॉलिसी है, आपकी जो सिमत है, कम से कम वो तो बताएं। मैं इस बात को मानता हूं कि 9 महीने में शायद नताइज नहीं मिलते, मैं मानता हूं कि कम से कम 1 साल मिलना चाहिए, मगर कोई सिमत तो हमें नजर आए ना कि वो जो सिमत है जो हमें इस मुश्किल में से निजात दिलाएगी। क्योंकि अभी भी शबर जैदी जो है, उनका बयान 1-2 दिन पहले जो आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये तो मुनासिब ही नहीं है कि 1% लोग जो हैं वो 99% लोगों का बोझ बर्दाश्त करें। वो कहना ये चाह रहे हैं कि 20 करोड़ अवाम हैं और 20 लाख लोग सिर्फ टैक्स देते हैं। आपने क्या किया कि आप बाकी लोगों से टैक्स लेंगे? और ये हुमायूं साहब की मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि पेट्रोल हो गया, गैस हो गई, बिजली हो गई, इन पर टैक्स लगाएं और इसी तरह कौमें जो हैं वो अपनी मईशत बढ़ाया करती हैं। ये कहाँ का हिसाब आ गया? ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं। अभी भी आप क्या नहीं समझे कि हमने टैक्स नेट बढ़ाना है? वो लोग जो टैक्स नहीं देते हम उनको टैक्स में लाना है। वो शाहिद साहब टैक्स जब सरकारी अस्पताल जो है वो सरकारी अस्पताल हेल्थ की फैसिलिटी ना दे रहा हो, सरकारी स्कूल जो है वो अच्छी तालीम ना दे रहा हो, कौन टैक्स देगा? जब आपने बिजनेसमैन को इतना बाउंड किया हुआ है कि वो अगर बाहर बिजनेस करना चाह रहा है तो स्टेट बैंक 6 महीने लगाता है, तो वो हुंडी करता है, फिर वो करेगा तो नहीं, क्या करेगा और क्या करेगा आप बताएं मुझे। इमरान खान साहब का भी टैक्स का रिकॉर्ड दिखा देना जी, वो जो देखिए ये सारी चीज़ों का ताल्लुक है ना। इमरान साहब जो मईशत का जिक्र करते हैं तो इन सारी बातों का जिक्र करते हैं कि जी 1 विंडो ऑपरेशन होगा, हम इन्वेस्टमेंट के लिए सब आसानियां पैदा करेंगे। भाई कब करेंगे? ये आसानियां होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा ना। ठीक है शाहिद साहब, आपका पॉइंट आ गया, होगी तो हुंडी से बचेंगे। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, लेकिन राणा साहब मुझे सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट दोबारा पे आपके पास आऊंगा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कारकर्दगी करें। टोटली एग्री विद यू। राणा साहब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपकी जो उज़मा साहिबा MP उन्होंने करारदाद जमा कराई पंजाब असेंबली में सरताज गुल साहिबा के मामले को लेकर कि जो मेरिट पे नहीं है, आप तो खुद माशाल्लाह मेरिट पे इतने कहाँ थे? आपके भाई नवाज शरीफ साहब, नीचे शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद हमदा शहबाज भी CM की मीटिंग्स अटेंड कर रहे होते थे। तो आप लोगों की ये जो मैं सवाल करता हुमायूं साहब से बड़ा अच्छा लगता हूँ, लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं पंजाब साहिब में करारदाद के जी धजियाँ उड़ गई मेरिट की? ज़्यादा यही है कि इमरान खान की गवर्नमेंट भी आप जैसी है, तो आपको तो फख्र करना चाहिए, आप जैसे लोग आ गए हैं। आप तनकीद किस चीज़ की कर रहे हैं भाई? देखें ये 2 ख़वातीन का मामला है, एक को आपने लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया, मैं दूसरी के बारे में क्या कह सकता हूँ? तो मेरा ख्याल है कि वो पुराने जो उनका हिसाब है एक दूसरे के चुका रही हैं। बात तो सारी ये है कि जब आप तनकीद करते हैं तो आपको बेहतर करना होता है, और ये जो खिलवाड़ हुआ है कि लेटर विड्रॉ कर लिया, अगर सरताज गुल का लेटर विड्रॉ हो गया, लेटर जो विड्रॉ होना चाहिए वो अपॉइंटमेंट का होना चाहिए। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें डिस्कस होती हैं और इसी से जमहूरियत के अंदर एक बेहतरी आती है, और जब ये चीज़ें पार्लियामेंट में जाती हैं उसकी डिस्कशन होती है, तो आइंदा ये चीज़ें रिपीट नहीं होती। बिल्कुल ठीक है जी, मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन मैं आवाम को एक चीज़ बताना चाहूँ जनाब, इससे ज़्यादा जी बताइए राणा साहब, कंप्लीट कर लें आप जी, बताइए।
देखें, अभी हुमायूं अख्तर साहब ने कहा कि हम बिजली महंगी पैदा करते गए। मुझे एक प्लांट का नाम बता दें, कोयले वाला हो या LNG वाला हो, यही दो किस्म के प्लांट, या हमने हवा वाले जो हवा से चलते हैं और वो प्लांट लगाए, उनमें से सारे के सारे मोस्ट इकोनॉमिकल प्लांट्स हैं। कौन सा तेल वाले और फर्नेस ऑयल वाले तो हमसे पहले के प्लांट थे, तो ये इल्ज़ाम हमारे पे जी सर रिस्पॉन्ड जल्दी से कर दें, मेरा क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें। LNG इज बेसिकली ऑयल लिंक्ड इंटरनेशनली। इसमें कोई शक नहीं राना साहब कि आपने जनरेशन की है, लेकिन आपने फ्यूल मिक्स उस तरह का नहीं किया जिससे वो जनरेशन सस्ती बिजली पैदा करे। मैं ब्रेक लेनी कौन पड़ेगी, सा फ्यूल महंगा लेके आए हैं? मैं सर ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक से Imported coal। मैं एक चीज बता दूं जरा आवाम को अपनी राय। दिस इज अ मेकिंग फूल ऑफ एवरीवन। जो ये कहा गया ना कि जी लेटर वापस ले लिया जाए, मतलब लेटर वापस लेने का मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट कैंसिल की जानी चाहिए थी। इट्स अ सीरियस केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेपोटिज्म एंड जेनेटिकली इन्वॉल्वमेंट ओवर मेरिट। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लेटर वापस लेने का जो है अब ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है यार आवाम को कि जी इमरान साहब ने कह दिया लेटर वापस ले लें। ये तो बहुत सादगी की बात है। आपको चाहिए था कि आप कहते हैं कि दोबारा इनका वो होगा, दोबारा इंटरव्यूज़ होंगे, दोबारा सिलेक्शन होगी। एक इंटरव्यू की बेस पे अपॉइंटमेंट हो चुकी है। जो लेटर प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं गलत है, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं अपॉइंटमेंट सही है। इससे ज़्यादा मजाक हो सकता है लोगों का। मतलब आप समझते हैं कि लोग बिल्कुल ही फूल हैं यार इस कंट्री में, बिल्कुल ही नॉनसेंस क्रैप है। दिस इज़ व्हाट यू मीन। हैरानकुन बात है। ब्रेक लूँगा जी। हमारे हर दिल अजीज़ भाई जनाब फवाद चौधरी साहब, उन्होंने दिल खोल के रख दिया अपना। उन्होंने कहा मुंतखब गैर मुंतखब लोगों के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सर्द जंग जारी है, फैसलों का पता नहीं चलता। मेरी तब्दीली के पीछे गैर मुंतखब पता नहीं जहांगीर तरीन साहब का नाम भी ले लेते अगर इतना ही बता रहा था तो। परवेज़ साहब है, लेकिन ये तो हर हुकूमत में आपके भी होता होगा, लॉबीज़ होती होंगी, सर्द जंग चलती रहती होगी। जरदारी साहब के ऊपर एक ज़माने में वो सेनेटर थे जो अनइलेक्टेड थे, फैसल, क्या नाम था पूरा उनका, फैसल रज़ा आब्दी। तो इतने मेहरबान थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, प्रेसिडेंट जरदारी साहब के, उनको सब कुछ ही इख्तियार दिया हुआ था उन्होंने। तो ये तो होता है, आपको कुछ पे एतराज़ तो नहीं? देखिए हमें तो एतराज़ ही, हम तो साइड पे बैठ के मज़े ले रहे हैं तब्दीली के। लेकिन एतराज़ और सख्त तशवीश होनी चाहिए खान साहब को, क्योंकि आप जिस हमारी जो आप एक मिसाल दे रहे हैं, तो ये वो लोग थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 3-3 पुश्तों से लगे हुए थे और अच्छे बुरे वक्त में लगे हुए थे, अपना सर लगा के बैठे हुए थे बाजी। ये हैं सारे वो जो आखिरी वक्त में धक्के से चढ़े थे। नॉट फवाद, पर फवाद भी आखिर में ही आया। लेकिन ये वो लोग हैं कि जो इनके भी नहीं है। इलेक्शन जीता नहीं, ये वो लोग हैं जो इनके भी नहीं है। किस इलेक्शन जीता था? मुश्किल ही वन द इलेक्शन। फैसल साहब नहीं, ही वाज सेनेटर चौधरी फवाद। जी जी, वो तो फवाद आल्सो, मतलब फवाद तो कैंडिडेट गए, पीपल्स पार्टी फिर काफली कहीं कहीं से होके आए हैं ना। तो ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ ज़्यादा देर टिकने वाले नहीं हैं। जिस दिन अभी तो आपको इंटीरियर मिनिस्टर नज़र नहीं आ रहे ना, आपने पीपल्स पार्टी पे डंडे मारे, इंटीरियर मिनिस्टर छुप गए, वजीरिस्तान में वाकई इंटीरियर मिनिस्टर गायब हैं, आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जिस दिन उन्होंने छित्रौल वाला फॉर्मूला किया ना अपना, वो तो खुद बेचारे पिन से होके आए अभी, बीमार है, पता नहीं डंडे उन्होंने मारे पीपल्स पार्टी को और क्या हुआ उन्हें, वो को कुछ आई थिंक, चले अल्लाह उन्हें सेहत दे। आप सब हम दुआ करते हैं। डंडे मारे हमें और दिल का दौरा उन्हें पड़ गया, ये भी सोचने की बात है। लेकिन बात यह है कि इस किस्म की जिस दिन छित्रौल उन्होंने ट्राई की और छित्रौल के लिए सामने एक तरफ खड़े हो गए ना ये सारे लोग जिनको हम स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं, ये उनकी समझ में नहीं आ रही। ये मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके मेरे कंजम्पशन के लिए बिल्कुल ठीक है, यहाँ हम एक बहस कर सकते हैं राना अफजल से, लेकिन आम आवाम आपसे वो पूछेगी जो आप कहते रहे हैं कंटेनर पे। आम आवाम आपसे पूछेगी कहाँ गए वादे, यू टर्न्स। आपने देखा, सबसे अफसोस मुझे आप इस बात पे हुआ है एज अ मुस्लिम, इमरान खान साहब मदीना उतरे, आपको याद है जहाज़ से उतरे, उन्होंने जूते नहीं पहने हुए थे। तो अच्छी बात अब इस दफ़ा आपने देखा कि मस्जिद नबवी के अंदर भी उन्होंने जूते पहने हुए थे। मतलब ये कैसा यू टर्न है? ये वो रियासत मदीना है जिसकी आप हमें भाषण दे दे के आपने इस मुल्क के लोगों के जज्बात से खेला, आपने मुल्क के लोगों के मजहबी जज्बात से खेला, और आज आपको मतलब किस किस्म की रऊनत चढ़ी है कि आप वहाँ जूते, कौन ऐसा मुसलमान है जो अंदर जूते पहन सकता है? लेकिन आज आपने वो भी देखा। आप बताइए किस किस बात पे यू टर्न इस अवाम जो है वो आपको माफ़ करेगी? अवाम ये नहीं समझती, ये स्टेटिस्टिक्स, इन्होंने ये किया, हमने ये किया, आपको पता था आप किस मुल्क पे हुकूमत करने आ रहे हैं, आपको पता था ये कैसा मुल्क है, आपको पता था ये कोई जन्नत के बाग नहीं है, आपको पता था ये कोई इतना दौलतमंद मुल्क। तो रोज हमें सुनाते थे फ्रॉड की दास्तानें। तो आज क्या हुआ? आज इमरान साहब की वो टेप मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। प्रोड्यूसर साहब देख लें जरा। जी कंप्लीट कर लिया आपने बात? जी, जी
अगर टेप हम कर सके हमारे भाई, ये तो वैसे बात तो बड़ी इन्होंने ये यानी एमनेस्टी स्कीम से लेके आगे तक जिन जिन बातों को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये तो कुफर है, ये तो हराम है, वो तमाम चीज़ों ने खुद की है, तो आवाम क्या सोचेगी? आप जितना बोले टॉक शो में, और 10 महीने हुए हैं जी, 10 महीने में आपने कह दिया कि वही इन्हीं की गवर्नमेंट है वापस। 5 साल तो दें आप। पीपल पार्टी का हाल 10 महीने बाद देखती, बुरा हाल था जी। 2008 में बुरा हाल था, हर तरफ से मसाइल थे। तो ही बुरे लोग आप ना, नून लीग का आप हाल देखते जी। आज मतलब मेरे भाई खुर्रम कह रहे होते हैं कि उन्होंने क्या कमाल किया एक्सपोर्ट्स में। 2008 में मैं एक्सपोर्ट्स $20 बिलियन छोड़ के गया था। पीपल पार्टी के ज़माने में डिवैल्यूएशन हुई, वो $25 बिलियन चले गई। नून के दौर में $20 बिलियन पे आ गई दोबारा, और फिर 2 साल बड़ी हैं जो $23 बिलियन पे छोड़ के गए हैं। ओके, सो इनके अभी हम एक चीज़ जो बेस्ट पीक्स होती हैं एक दौर की, वो याद रख लेते हैं। आप हमें 5 साल बाद देखेंगे क्या होता है। आपकी टीम ऑफ सिलेक्शन, चॉइस ऑफ सिलेक्शन ठीक है, चाहे अनइलेक्टेड लोग ही हैं। आपने इनका वजीर ख़जाना ले लिया, आपने फवाद चौधरी जैसे बंदे को रिप्लेस कर दिया, आपने असद उमर जैसे बंदे को निकाल दिया। आप जैसा बंदा तो कुछ भी नहीं कर रहा जो एक्सपीरियंस्ड है। नहीं देखिए, नहीं, आपकी चॉइस ऑफ लीडरशिप की चॉइस ऑफ वो टीम ठीक है। एक चीज़ तो है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते। एक टीम डिलीवर करेगी, अगर नहीं करेगी तो नए लोग आजमाएंगे, करते रहेंगे। नहीं देखें, जब तक कि उनको सही एक टीम नहीं मिलती, और मिल जाएगी 20 साल में टीम, हर गवर्नमेंट में आपके पास टाइम ही टाइम है। हर गवर्नमेंट में इशू ये है कि वो बाहर से टैलेंट लाते हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स। नून लीग के ज़माने में बहुत से थे, एडवाइज़र्स थे, पीपल पार्टी के ज़माने में बहुत से एडवाइज़र्स और थे। तो इसमें आप ये आपके तो सारे बाहर से कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड नहीं, सारे बाहर से क्या। खुसरो बख्तियार है, बख्तियार बाहर से नहीं है, नहीं वो इलेक्टेड है। मोहम्मद मियाँ सुमरो इलेक्टेड है प्राइवेटाइजेशन का, हमाद अजहर इलेक्टेड है रेवेन्यू का। तो हमारे 3-4 तो हैं 40 की 5-6 की इकोनॉमिक टीम है। सर इलेक्टेड हो या इलेक्टेड हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, और आवाम को गर्ज नहीं, डिलीवर तो करे ना। कौन लोग हैं? थोड़ा मौका दें। जो हालात 31 ट्रिलियन रुपए आप हम पे डेट छोड़ गए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा मौका कैसे दूं आपको? यहाँ बैठने के बजाय कहीं और बैठना चाहिए था। $19 बिलियन परवाशा, 1 मिनट अगर आपकी इजाजत हो। $19 बिलियन आप करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ गए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा। और आप कह रहे हैं कि आपने ओवरनाइट। राणा साहब, इस सारी जड़ की उल्टा मुहावरा बोलने का था, बुराई की जो जड़ है ना, उसके जिम्मेदार आप हैं। ये सब कुछ आप छोड़ के गए, ठीक है ना। बस एक काम आप अच्छा छोड़ के गए, डॉलर आप 120 पे छोड़ गए थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 150 पे ले गए, लेकिन बाकी तबाही फेर के गए आप। करूं तो मैं क्या करूं? हुमायूं भाई से क्या पूछूं? देखिए, मुजरिम तो आप हैं इस कौम के। मैं हुमायूं साहब भूल जाते हैं कि इनके अपने भाई हारून अख्तर हमारे, मैंने रेवेन्यू की बात नहीं की सिर्फ मेहनत के साथ वो बड़ा इस अर्करेजी और रेवेन्यू की बात नहीं की, उन्होंने काम किया। और पाकिस्तान का रेवेन्यू 5 साल में उन्होंने डबल किया। मैं कहता हूं कि रात दिन काम किया, और मैं उनको सलाम पेश करता हूं। और वो जो टीम 5 साल में उन्होंने मैंने इसलिए नहीं जिक्र किया कि वो मेरे भाई थे, लेकिन इनकी गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है ना सर। आपके भाई थे, लेकिन क्रेडिट तो इनकी गवर्नमेंट जाता है। नवाज शरीफ की जाता है क्या? उनको जाता है, डोंट नो, दोनों को जाता है जी। देखिए, राणा साहब ने भी बड़ा अच्छा काम किया, बड़े एक टीम बनाई थी, आदमी है इमरान साहब। मैं जो बात करना चाह रहा हूं कि एक टीम बनी थी जो क्लिक हो गई, जिसने बड़ी मेहनत से ये आए, इन्होंने कहा ये नवाज शरीफ का बंदा है, ये डार का बंदा है, इसको उठाओ, इसको आज़ाद कश्मीर फेंक दो, इसको उठाओ, इसको सिंध फेंक दो। और फिर ये ढूंढने लग गया कि राणा साहब, मैं आपसे इसलिए एग्री नहीं करता कि तहरीक इंसाफ ने सारे दूसरों के बंदे कैबिनेट में बिठाए हुए हैं। PMLQ, MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने तो सारे बाहर से टीम ली हुई है। इनकी मैनेजमेंट इतनी, आप ये किस तरह कह रहे हैं? मैनेजमेंट इतनी पुअर है कि ये रिजल्ट नहीं, जो कामयाब चीज़ है उसको भी नाकाम कर देते हैं। अब आप इनकी मैनेजमेंट के 2-3 एग्जांपल देता हूं जी। 3 दिन पहले इन्होंने फ्रंटियर के अंदर KPK के अंदर 5 एडवाइजर्स को मिनिस्टर का स्टेटस दे दिया, अगले दिन उनको कैंसिल कर दिया। पहले उनको इज्जत दी, फिर उनकी बेइज्जती कर दी। अब ये सोच लें कि ये मतलब ये पहले सोचे बगैर दूसरी एग्जांपल करते हैं। फिर आप देखें चाइना में जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 महीने पैसे नहीं दिए, और वहाँ पे पूरे चाइना की अखबारों में खबरें लग गई कि पाकिस्तान भिखारी मुल्क है, अपने स्टूडेंट्स की फीस नहीं दे सकता। 40 इन्होंने स्पोक्स पर्सन रख लिए हैं,
पंजाब के अंदर। जी। अब 40 मुल्लाओं में पंजाब तो मारा जाएगा। इतने मुल्ला इन्होंने रख लिए 40 या 40 कुक्स विल स्पॉइल पंजाब। मतलब मैं हैरान हूं कि ये अब फिर हमें कहते थे जी डॉलर। अब शहबाज शरीफ कहाँ से लेके आए भाई, क्या करें, वो तो मफरूर हुए हैं इंग्लैंड। इमरान साहब इन्होंने 25 अरब डॉलर का फंड बनाया है। जो सरकारी कंपनियां हैं उनके शेयर जब गिरेंगे, ये जाली तरीके से उस फंड से पैसे डाल के उनके वैल्यू ऊपर करेंगे। ये फ्रॉड खुद करते हैं। भाई आप तो बड़े फ्रॉडी हैं बकौल इनके। ये इनकी मिसमैनेजमेंट का हाल है। जालसाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं चले शाहिद लतीफ़ साहब मुझे थोड़ा ये बताएं कि हम क्या उम्मीद रखें इमरान खान साहब गवर्नमेंट से। आप रिलेटिवली ज़रा थोड़े अनबायस्ड होंगे क्योंकि आपका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो है नहीं, तो अवाम इस ईद पे, अगली ईद पे क्या जो जितने वादे अब तक किए थे कि 100 दिनों में ये हो जाएगा, फिर 200 दिनों में, वो तो पूरे नहीं हुए, तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 2 महीने में या 2 साल में ठीक हो जाएगा। तो शुड पीपल बिलीव हिम? 2 साल जो है वो पेट पे पत्थर बांध के गुजार लें, क्या करें? देखें मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की थी कि जब आप इतने बड़े बोलते हैं ना और उसके बाद आप फौरी तौर पर उस पर एक यू टर्न ले जाएं। मैंने आपको मिसाल दी ना IMF के पास जाने या ना जाने की। मैंने आपको मिसाल दी एमनेस्टी स्कीम की भी। बात यह है कि अगर आप अपने वादों पे पूरा नहीं उतरते तो फिर उम्मीदें कैसे लोग बांधेंगे, आप पे एतबार कैसे करेंगे? ये जो वादे देते हैं आप किया करते हैं, मैं जैसे ये नहीं लोग कहते कि कल ही इकॉनमी ठीक हो जाए और लिहाजा हमारी हर चीज़ जो है वो उसकी सिमत बदल जाए, मगर सिमत बदलती हुई और जो लोग हैं ऐसे नज़र आने चाहिए जो वाकई इसकी सिमत को मस्बत साइड पर ले जा रहे हैं। लोगों की उम्मीदें और लोगों का एतबार इस तरह बनता है। और अगर आप बातों से फिर जाएंगे, अपने वादों से फिर जाएंगे तो फिर एतबार नहीं बनेगा। शाहिद लतीफ़ साहब मैं आपको एक चीज सुनाना चाह रहा हूं, 50% तो एक चीज सुनाना चाह रहा हूं सर, मैं आपको एक चीज, आपको भी और ऑडियंस को भी और हमारे पैनलिस्ट को भी। इमरान खान साहब को एग्जैक्टली पता था इस मुल्क के हालात क्या है और उन्होंने कहा था कि ये एक पैथेटिक तरीका है जो ये हुकूमतें अपनाती हैं कि कर्जा लेने चले जाओ, मेरे पास एक स्ट्रेटजी है और जो लोग मेहनत करते हैं स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी हमें नजर नहीं आई। उन्होंने किया वही जो इन गवर्नमेंट से किया। ये सबसे बड़ा लोगों के नजदीक पॉलिटिकल डिसीट है। सुन लें जरा प्राइम मिनिस्टर क्या कर जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। अगर मैं आज हूँ और पाकिस्तान कर्जों में डूब रहा हो, एक्सपोर्ट्स गिर रही हो, इन्वेस्टमेंट आ ना रही हो, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, यहाँ इस मुल्क में आमदनी और खर्चे में इतना बड़ा खसारा हो जाए और हम भीख मांगे फिरे दुनिया में कर्जे लेते लेते, मैं क्या करूँ? आप सोचें कि अगर मैं हूँ मैं क्या करूँ? क्या आप समझते हैं कि मैं भागा फिरूंगा कशकोल पकड़ के दुनिया से भीख मांगने के लिए, कर्जे लेने के लिए? नहीं। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है इसका मतलब कि आप कोई गलती कर रहे हैं, उसके लिए आपको करेक्शन चाहिए। इसका ये नहीं मतलब कि हम आसान रास्ता लें। ये बड़ा आसान रास्ता है कि कर्जे लेने शुरू कर दो, भीख मांगो, लेकिन कभी भी कर्जे लेने वाले और भीख मांगने वाले की दुनिया इज्जत नहीं करती। तो मैं अगर इनकी जगह क्या करूं? मैं फैसला करूं, मैं अपनी वो किश्तियां जला दूं कि मैंने कोई किसी से कर्जे या भीख नहीं मांगनी। फिर मैं क्या करूंगा? मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे इस कौम की आमदनी बढ़ाऊं। फिर मुझे सोचना पड़ेगा, मैं मजबूर होऊंगा क्योंकि मैंने आसान रास्ता नहीं लेना। तो प्राइम मिनिस्टर शायद सोच नहीं पा रहे, अब तक 9 महीने हो चुके हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं व्यूअर्स, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी लेट आई है, लेकिन हुमायूं साहब बखूबी जानते हैं, ऑब्वियसली अब तो वो पार्टी को उन्होंने डिफेंड करना ही है। इंग्लैंड जैसा मुल्क टोनी ब्लेयर से रेजिग्नेशन मांगा इस बात पे, और मैं उस पार्लियामेंट के सेशन को लाइव देख रहा था उस वक्त, कि उन्होंने वादा ये किया था कि जब लेबर गवर्नमेंट पावर में आएगी तो यूनिवर्सिटी फ़ी नहीं बढ़ेगी, और वो बढ़ाने की अमेंडमेंट लेके आए थे। उस पर रेजिग्नेशन का मुतालबा किया, पूरी कौम ने उनसे, उन्होंने अपनी इज्जत ही बचाई वहाँ पे। तो प्राइम मिनिस्टर ने जलसे में हज़ारों लाखों लोगों के सामने खड़े होकर वादा किया था कि वो ये सब कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने उसको तोड़ा। शाहिद लतीफ़ साहब, ये तो वादा खिलाफी है ना। उनको इन मुल्क के हालात का पता था, उसके बावजूद वो कुछ स्ट्रेटजी लेके नहीं आ सके। देखें, बात यही मैं कर रहा हूं कि जब आप वादा करते हैं एट दी हाईएस्ट लेवल, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। ये सारी बातें जो आपने सुनाई, आप बताएं इनमें से कौन सी चीज़ पूरी हुई? बड़ी डिटेल्ड किस्म की ये सारी उनकी तरफ से बयानात हैं, मगर कोई भी चीज़ इस तरह पूरी नहीं हुई। उन्होंने बड़ी सिंपल सी चीज़ें बताई थी। हम इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, फाइनेंशियल इस तरह की बैकग्राउंड नहीं है। क्या हम ये नहीं समझते कि 2 ही तरीके हैं ना जिससे आपकी इकोनॉमी ठीक होगी? एक, आप अपनी कलेक्शंस को ठीक करें जिसको आप रेवेन्यू कलेक्शन कहते हैं, और दूसरी आप रेवेन्यू जनरेशन की तरफ आएँ। ये दोनों मैदानों में क्या हमने कोई ऐसे स्टेप? सर मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी, आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। व्यूअर्स, एक ब्रेक लूंगा मैं इस पर। 30 सेकंड है। पलवेशा साहिबा, आवाम के लिए कुछ खुशखबरी सुना दें आप, कि कोई सजेशन दे दें इनको कि शायद फ़ायदा हो जाए आवाम का जिससे।
देखिए तनकीद करने के अलावा? नहीं, मैं अब क्या, खुशखबरी मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन जैसे पहले अवाम की खाल खींची जा रही थी ना, अब सांपों की बारी आ गई है, उनकी भी खाल खींच के चप्पलें बनाई जा रही हैं खान साहब के लिए। अल्लाह रहम करे इस मुल्क की हर मखलूक पर। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि चाहे कुछ भी कह लें, ऑपरेशन सल्तनत न्याजिया इस मुल्क का नाकाम इतना मुश्किल नाम क्या लिख के आपको बोलना पड़ा? के तौर पर याद रखा जाएगा। इट विल बी द रिमेंबर्ड एज द वर्स्ट बॉच्ड ऑपरेशन जो इस मुल्क की तारीख कुछ में कहना है आपने? देखिए, एक ताज़ी हवा ये है कि इमरान खान एक विजनरी आदमी है, सिंपल आदमी है, न डर है और लालची नहीं है। हाँ, ये बात मैं एग्री करता हूँ। बहुत बड़ी सिफात है, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। इसलिए अब आप ये जो नई टीम आई है इसको मौका दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ रहा है, देखें हम गरीब के लिए क्या करते हैं, क्या ब्रेक्स देते हैं, और देखें हम बिजनेस हम देखेंगे जनाब, और अवाम ये कह रही है कि हम देखेंगे, जब रिलीफ आएगा तभी टैक्स देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।